चलो तो नेक्स्ट यूनिट है हमारा, ठीक है, मैथ्स 1 का लास्ट यूनिट है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स यानी देखो स्टैटिस्टिक्स हर इसमें आज यूज हो रहा है, हर फील्ड में यूज हो रहा है। स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से क्या होता है, जो लार्ज डाटा होता है, बहुत ज्यादा कलेक्शन जो होता है हमारा डाटा को, तो उसको हम बहुत ही सिंपल वे में और शॉर्ट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिगर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको, ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम टैबुलर फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या होता है, बहुत बड़ा जो डाटा होता है अगर उसको हम स्टडी करने जाए तो हमको डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा डाटा कलेक्टेड है तो उसको वन बाय वन पढ़ना या इंफॉर्मेशन लेना एट अ ग्लांस अगर हमें देखना है तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या हो जाता है, वो सारे लार्ज डाटा को हम एक छोटे से फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और इजीली हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो भी हमें रिक्वायर्ड है उसमें से वो फाइंड कर सकते हैं। तो एक ग्लांस में या कम समय में विथ वेरी इजी हम क्या कर सकते हैं, वो डाटा को पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं, ठीक है, कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये यूज है स्टैटिस्टिक्स का और हर फील्ड में इसका यूज हो रहा है। तो ऑलरेडी ये कुछ नया नहीं है, स्टैटिस्टिक्स हम लास्ट ईयर भी कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमने लास्ट ईयर पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, ये हमने पढ़ा था लास्ट ईयर। अब इस साल भी वही पढ़ना है लेकिन थोड़ा अलग वे में पढ़ना है, डाटा हमको थोड़ा अलग वे में करना है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्लासिफाइड, ठीक है। डाटा क्या रहेगा, यहाँ क्लासिफाइड रहेगा। पिछले साल हमने पढ़ा तो क्या होता है, अनक्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी था, जो डाटा था कौन से फॉर्म में था। अब फर्क क्या होता है, क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और अनक्लासिफाइड, उसमें क्या फर्क होता है वो हम यहाँ देखेंगे। तो हमने पढ़ा था सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी हमने मीन निकाला, मोड, मीडियन, इसको हमने सेंट्रल टेंडेंसी। अब सेंट्रल टेंडेंसी यानी क्या होता है, जो हमारे पास बिग डाटा होता है उस डाटा से हमें एक आइडिया मिलती है, एक राउंड फिगर मिलता है, कोई फिगर हमें बताता है कि वो पूरा जो डाटा हमारे पास है वो क्या हमें शो करने की कोशिश कर रहा है। तो दैट वैल्यू, दैट उसे क्या बोलेंगे, दैट डाटा इज नोन एज सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब ऐसी वैल्यू या ऐसा डाटा जो पूरे जो हमारे पास कलेक्टिव डाटा है उसके बारे में एक मेन आइडिया देगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको अगर कोई पूछता है आपको 10th क्लास में कितने परसेंट मिले, अब आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि मैथ्स में कितने मिले, आपको मराठी में कितने मिले या इंग्लिश में कितने मिले, सब्जेक्ट वाइज कोई नहीं पूछेगा। आपका इवैल्यूएशन किसके ऊपर होता है, आपको कितने परसेंट मिले, आपको मार्क्स नहीं पूछेगा कोई कि 7 आउट ऑफ 700 मिले, आउट ऑफ 1000 मिले, आउट ऑफ 500 मिले, ये नहीं पूछेगा कितने मार्क्स, आपको कितना परसेंट मिला। तो जो परसेंट आप बताते हो, अगर आप बताते हो 80%, मान लो किसी को 80% मार्क्स मिले, तो 80% से क्या होता है, जो भी सुनने वाला है उसके दिमाग में, माइंड में एक फिगर डेवलप हो जाती है कि अराउंड 80, मतलब 100 मार्क्स का हम जनरली हर सब्जेक्ट होता है, एवरी सब्जेक्ट, तो 80% है, मतलब उसके दिमाग में क्या आ जाता है कि ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट का। अब हो सकता है कि मैथ्स में उसको ज्यादा हो, ठीक है, इंग्लिश में कम हो, साइंस में कुछ ज्यादा हो, कम, सभी में 80 मार्क्स मिलेंगे ऐसा जरूर नहीं है, कम ज्यादा होंगे, लेकिन राउंड फिगर कहाँ आ रहा है, 80 के ऊपर आ रहा है। तो दिमाग में क्या कैलकुलेशन आ जाता है कि चलो इस स्टूडेंट को 80% मार्क है, मतलब ऑल द सब्जेक्ट का अगर लिया जाए तो अराउंड 80 मार्क्स है उसको, ठीक है। आगे दिन में यानी सभी सब्जेक्ट का एक राउंड फिगर बन जाता है कि स्टूडेंट को 80 के आसपास सभी सब्जेक्ट में मार्क्स। अगर 90% स्टूडेंट को आता है तो हम क्या इमेजिन करेंगे उसके बारे में कि चलो ऑल दी सब्जेक्ट्स, यानी इसको 90 के आसपास, हो सकता है एक दो सब्जेक्ट में 100 हो, 95 हो, कुछ में 80 या 85 भी हो, लेकिन सभी का मिला दिया जाए तो एक राउंड फिगर क्या बन रहा है, 90%। एक सेंट्रल आइडिया देता है, तो बच्चे का परफॉर्मेंस हमें पता चलता है कि नहीं इसको सभी सब्जेक्ट में 80 के ऊपर मार्क्स, ठीक है, कुछ में 80 के ऊपर होगा, किसी में 90 के ऊपर होगा, तो राउंड फिगर क्या आ रहा है, 90%। अगर 95% है तो उसी तरह से 95% का मतलब होता है कि सारे सब्जेक्ट इसके अबो 90 हो गए, ठीक है, तभी इसका 95% बन रहा। किसी में 100 होगा मैक्सिमम इसमें, ठीक है, 100 होगा, किसी में 90 होगा, 90 to 100 के बीच में होगा। तो एक आइडिया मिल जाती है हमको। हम ये नहीं पूछ रहे कि मराठी में सारा सब्जेक्ट, लेकिन जो पूरा डाटा है उसको हमने कैलकुलेट किया एक वे में और हमने एक वैल्यू निकाली, तो ये वैल्यू क्या हो गया, सेंट्रल टेंडेंसी। इस वैल्यू को क्या बोलेंगे, सेंट्रल आइडिया दे रहा है पूरा उस बच्चे के परफॉर्मेंस के बारे में। 100% ले लिया तो सीधा हमारे स्ट्राइक हो जाता है, हर सब्जेक्ट में उसको 100 मार्क्स है, इसलिए 100%। आगे दिन में तो बच्चे का पूरा परफॉर्मेंस विदाउट लुकिंग या विदाउट एनालाइजिंग हिज मार्क्स, उसके मार्क्स पूरे एनालाइज किए बगैर सिर्फ एक वैल्यू हमें बता देती है कि उसका परफॉर्मेंस क्या है।
आगे ध्यान में, अगर 50% ही मिला किसी को तो क्या बोलेंगे, अरे यार इसका तो सारे सब्जेक्ट डाउन। आगे ध्यान में, सिर्फ एक वैल्यू हमें बता देती है कि बच्चे का परफॉर्मेंस, स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये जो वैल्यू होती है जो पूरे डाटा को एनालाइज कर देती है, पूरे डाटा की हमें क्या देती है, एक सेंट्रल आइडिया बता देती है कि डाटा क्या बताना चाह रहा है, तो उस वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, सेंट्रल टेंडेंसी। अभी सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के 3 अलग अलग तरीके होते हैं। तो एक होता है मीन, दूसरा होता है मीडियन और होता है मोड। ठीक है, तो 3 तरीके से हम सेंट्रल टेंडेंसी पता चल गया क्या होता है। तो पूरा जो कलेक्टिव डाटा है हमारे पास में, उस पूरे डाटा का एनालिसिस करके, ठीक है, एक जो हमें सेंट्रल आइडिया मिलती है, एक वैल्यू मिलती है जो कि सारे डाटा को रिप्रेजेंट कर देती है। ठीक है, वो डाटा की पूरी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन में वहां से मिल जाती है। तो उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी हम मीन के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, या तो मीडियन के फॉर्म में या मोड के फॉर्म। तो लास्ट ईयर 9th क्लास में हमने पढ़ा अनग्रुप डाटा था हमारे पास, अनग्रुप डाटा बोलो या अनक्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं उसको। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखा था हमने लास्ट ईयर क्या होता है, तो जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है कितने हैं उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। आगे जानिए, हर एक ऑब्जर्वेशन कितना है उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। तो अनग्रुप डाटा के लिए था, अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा के क्या मतलब होता है। अब देखो ग्रुप और अनग्रुप, इस साल हम पढ़ने वाले ग्रुप डाटा में यही चीजें पढ़ेंगे, मीन, मीडियन और मोड निकालना। लेकिन लास्ट ईयर का फार्मूला अलग था, इस साल का फार्मूला अलग होगा, क्योंकि यहाँ ग्रुप डाटा में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। अब मान लो कोई एक सब्जेक्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैथ सब्जेक्ट, पूरा 100 मार्क्स का पेपर है, मान लो पूरा मिला के, मैथ्स 1 मैथ्स 2 आपका जो भी होता है 100 मार्क्स का पेपर है। और उसमें से अगर बच्चों को, अब स्कोरिंग कहां से होगा, मान लो 39 से, लोएस्ट जो स्कोर है वो 39 है। मान लो 50 स्टूडेंट्स है क्लास में, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 50। अब 50 स्टूडेंट्स को जो मैथ्स का मार्क्स है, तो लोएस्ट मार्क है 39 से चालू है, किसी को 40 होगा, किसी को 42 होगा, किसी को 45 होगा, 50 होगा, 61 होगा, 65 होगा, 64 होगा। ठीक है, इस तरह से मार्क्स है अप टू 100 वाले भी है। आगे ध्यान में, अब यह पूरा इतना अगर हम डाटा लिखते बैठेंगे हर एक का, अब मान लो इसमें से रिपीटेशन भी होगा, हो सकता है कि 2-4 स्टूडेंट को 45 हो, 2 स्टूडेंट को 50 हो, 5-6 स्टूडेंट को 65 हो, कुछ 10 स्टूडेंट्स को 70 के आसपास मार्क हो, 10 स्टूडेंट्स को 80 के आसपास मार्क हो सकता है। इस तरह से अलग अलग रिपीटेशन भी हो सकता है मार्क्स। ठीक है, जरूर नहीं है कि आगे ध्यान में। तो अब ये जो डाटा है पूरा 39 से लेके पूरा 100 मार्क्स का, और जो एक एक बच्चे का हम ऐसे दिखाते बैठेंगे तो हमें इनकन्वीनियंस भी हो जाएगा, लिखने में भी इनकन्वीनियंस होगा, ठीक है, बताने में, पढ़ने वक्त भी हमें इनकन्वीनियंस होगा, ढूंढना पड़ेगा कि चलो 65 मार्क्स वाले कितने या जो भी है इस तरह से। तो इसी को क्या करते हैं, ये जो हमारे पास डाटा है मार्क्स का, इसको अगर हम सिंपल बनाने के लिए क्या करते हैं, ग्रुप में डिवाइड कर दें। पूरा डाटा हमारे पास है, किसी को 39 मिला, किसी को 41, ऐसे करते करते 100 मार्क्स तक मान लो 50 स्टूडेंट को इस तरह से, मतलब 50 नंबर्स हम यहाँ लिखेंगे 50 स्टूडेंट्स के लिए, तो डिफिकल्ट हो जाएगा किसको कितने मार्क मिले ढूंढ। अब इसी को क्या करेंगे, इजी बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, ये जो हमारे पास मार्क्स का डाटा है इसको हम ग्रुप में बांट देंगे। तो ग्रुप का इंटरवल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम ग्रुप में बांट देंगे, मतलब 5-5 का लेते हैं, तो 5 या 10-10 का लेंगे। तो पहला ग्रुप क्या बन सकता है हमारा, ये 39 है, मतलब 30 to 40 पहला ग्रुप क्या बनेगा, ऐसे स्टूडेंट जिसको 30 से लेके 40 तक मार्क है। तो कितने स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हम यहाँ लिख लेंगे 1 है 2 है जो भी है। ठीक है, फिर 40 से लेके 50 मार्क्स कितने स्टूडेंट को यहाँ लिख लेंगे। फिर 50 से लेके 60 कितने स्टूडेंट है। ठीक है, 40 से लेके 50 तक कितने स्टूडेंट, इसमें सब आ गया 41, 42, 43, 44 अप टू 49 जितने, मान लो यहाँ 8 स्टूडेंट है। ठीक है, फिर 50 से लेके 60 तक कितने, मान लो यहाँ 10 स्टूडेंट है। फिर 60 से लेके 70, ठीक है, मान लो यहाँ 12 स्टूडेंट है। 70 से लेके 80, यहाँ भी मान लेते 13 स्टूडेंट है। फिर रह गया 80 से लेके 90 और फिर 90 से लेके 100। तो हमारा ये जो पूरा इतना डाटा था, इतनी वैल्यूज थी, 50 वैल्यूज थी हमारे पास हर एक स्टूडेंट की, उसको क्या किया हमने, ग्रुप में डिवाइड कर दिया।
ग्रुप बना लिया 10-10 का। आगे दिन में 30 से लेके 40 मार्क वाला एक ग्रुप, 40 से लेके 50 वाले कितने स्टूडेंट है उसका एक ग्रुप बना दिया, 50 से लेके 60 तक कितना उसका एक ग्रुप बना लिया, 60 से 20 तक, तो 10-10 का ग्रुप बना, मार्क्स है 10-10 मार्क्स। आगे दिन में अब देखो यार 1 + 8 9, 9 + 10 19, 19 + 12 31, 31 + 13 43। ठीक है, तो यहां मान लो 5 स्टूडेंट है, कितने हो गए, और यहाँ तो 50 स्टूडेंट हो गए, तो टोटल स्टूडेंट हो गए 50। तो इसे देखो यहाँ देखते हैं हमें इजीली छोटे से इसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया हमने हमारे डाटा। ठीक है, ये पूरे 50 नंबर से जिसको जिसको मिले थे हर एक के सामने जो भी स्टूडेंट होंगे लिखेंगे उस तरह से। अब इस डाटा को मैंने क्या कर लिया है, शॉर्ट में बना लिया, ग्रुप में डिवाइड कर। तो यहाँ से मुझे इजीली पता चलता है कि ये जो क्लास है जहाँ 50 स्टूडेंट है, तो एक बच्चे को 30 से लेकर 40 के बीच में आए। ठीक है, बाद में 40 से लेके 50 तक कितने बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट है, 8 स्टूडेंट है। फिर 10 स्टूडेंट है जिनको 50 से लेके 60 के बीच में मार्क्स है, 51 से 59 तक, 61 से 69 तक 12 बच्चे, 71 से 79 तक 13 है। इस तरह से तो इजी हो गया मेरे लिए कैलकुलेशन करना। ठीक है, अंडरस्टैंड करना भी मेरे लिए इजी हो गया। तो 50 बच्चों को मैंने, तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये होता है फ्रीक्वेंसी, और ये क्या हो गया, क्लास। इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्या हो गया ये, क्लास इंटरवल। ठीक है, ये जो ग्रुप बन गया इसको बोलते हैं क्लास, और ये जो नंबर है उसमें स्टूडेंट के, इस ग्रुप की इस क्लास के कितने नंबर, समझ में आ गया। तो इस तरह से ये जो डाटा हमने तैयार किया ग्रुप में, इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप डाटा। आगे दिन में, और इस तरह से जो फ्रीक्वेंसी हम तैयार होती है इसको बोलते हैं हम क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लासिफाई कर दिया हमने, इस क्लास के लिए इतना फ्रीक्वेंसी, इस क्लास के लिए इतना फ्रीक्वेंसी, यानी इतने स्टूडेंट है, इतने ना मार्क्स लेने वाले, इतने स्टूडेंट, तो क्लासिफाई किया हमने। समझ में आ गया। जो रैंडम डाटा था हमारे पास, उस रैंडम डाटा को हमने क्या किया, क्लास ग्रुप में, ठीक है, मार्क्स को हमने ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसको हम क्लास बोलते हैं, और एक क्लास इंटरवल हो गया इसका 30 से लेके 40 10 का। आगे चलने, तो एक क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने फ्रीक्वेंसी को, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, क्लासिफाइड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से। तो हम इस साल क्या पढ़ने वाले, आपको सारा डाटा कौन से फॉर्म में दिया रहेगा, ये ग्रुप के फॉर्म में दिया रहेगा, ग्रुप डाटा दिया रहेगा, क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी। आगे चलने, तो हमने कैसे, अब इसके ऊपर हमें मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने की अलग अलग मेथड्स है, डायरेक्ट मेथड है, फिर एज्यूम मीन मेथड है, और स्टेप डेविएशन मेथड। इसके बाद मोड फाइंड करने का मेथड है, और मीडियन और मोड का मेथड है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम सारे मेथड्स पढ़ने वाले थे। यहां तक समझ में आ गया। क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्या होता है, जो भी डाटा हमारे पास है वो सब कौन से फॉर्म में है, क्लास के फॉर्म में। जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है क्लास में, ग्रुप में उसको डिवाइड कर दिया, ग्रुप बना दिया है इंफॉर्मेशन का, और उस ग्रुप के हिसाब से हमने फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस तरह से आपको एग्जांपल्स है। आगे दिन में चलो, सिंपली अगर हमें मीन चाहिए, तो मीन यानी क्या होता है, अगर किसी भी वैल्यू का आपको डाटा दिया तो मीन कैसे निकालते हैं हम, तो जितनी भी वैल्यूज है उसका क्या करेंगे, सम करेंगे। ठीक है, मीन यानी एवरेज, एवरेज या मीन कैसे निकालते हैं हम, तो जितना भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है, तो नंबर ऑफ, तो सम ऑफ और ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये मीन निकालने का सिंपल फार्मूला अनग्रुप डाटा की। तो एक रिकॉल करने के लिए फार्मूला लिख लेंगे, द मीन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा is equal to the sum of all score divided by total number of scores is equal to, ठीक है, तो सम ऑफ ऑल स्कोर या ऑब्जर्वेशन बोल सकते हो, जितना भी आपका डाटा है जो ऑब्जर्वेशन उसका सम डिवाइडेड बाय कितने है वो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मीन, मीन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, अनग्रुप डाटा के लिए इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं।
तो सिंबॉलिकली इसको कैसा लिखते हैं आप, सम, समेशन का सिंबल ये है समेशन, इसको पढ़ते कैसा, समेशन, समेशन एक्स आई वेयर आई इज इक्वल टू 1 अप टू n। ठीक है, मीनिंग क्या होता है, समेशन, किसका समेशन है, ऑल स्कोर, जितने भी स्कोर है, आई मतलब 1 से स्टार्ट होता है, अगर x मतलब स्कोर है कुछ तो भी, तो एक्स आई, समेशन एक्स आई मतलब आई इज इक्वल टू 1 टू n, मतलब जितने भी है x, जितने भी वैल्यूज है, आई 1 से चालू करेंगे पहली वैल्यू से, एक्स आई मतलब पहली वैल्यू होगी, अप टू n मतलब जितने भी वैल्यूज है उसका सब, समझ में आ गया। तो इसको लिखते हैं ऐसा, समेशन एक्स आई इज इक्वल टू 1 टू n, तो आई क्या होगा, सारे x का सम, मतलब 1 से लेके n तक जितने भी x दिए, मतलब जितना भी ऑब्जर्वेशन दिए सबका सम, एक्स आई होगा स्कोर, डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर है n, टोटल नंबर, टोटल नंबर को हम n से, जितने भी वैल्यूज है वो n से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इस तरह से। सो हियर एक्स आई इज द ith स्कोर, ith स्कोर बोलेंगे इसको, 1 है तो फर्स्ट स्कोर, 2 है तो सेकंड स्कोर, ठीक है, इस तरह से, n है तो nth स्कोर, पूरे का सम। और मीन को कैसे डिनोट करते हैं हम, मीन इज डिनोटेड बाय एक्स बार, ठीक है, एक्स के ऊपर बार लगा देते तो मीन का रिप्रेजेंट, एंड इट इज रिप्रेजेंट, सो एवरेज ही रिप्रेजेंट करता है, देयरफॉर ये फार्मूला क्या हो जाएगा, देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई इज इक्वल टू 1 अप टू n डिवाइडेड बाय n। तो ये हो गया मीन का फार्मूला, ये अनग्रुप डाटा के लिए जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लो इंफॉर्मेशन के लिए। अब देखो मीन फ्रॉम क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इस साल हमें क्या पढ़ना है, क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी डाटा रहेगा आपको ग्रुप में रहेगा, ग्रुप डाटा रहेगा। ठीक है तो मीन निकालने की पहली मेथड है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो कुछ स्टेप है उसकी, ये 4 स्टेप में हमने डिवाइड कर लिया इसको। ठीक है, तो पहली स्टेप क्या होगी, सबसे पहले जो भी आपको डाटा दिया रहेगा तो उसको हम, ठीक है, 2 रो या 2 कॉलम में आपको दिया रहेगा, एक रो में क्या रहेगा, आपको क्लास इंटरवल दिया रहेगा, ग्रुप में डिवाइड रहेगा क्लास इंटरवल। ठीक है, उसके बाद में सेकंड आपको क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, 2 चीजें आपको दी रही। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 4 कॉलम तैयार करना। आंसर में क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4 कॉलम, प्रिपेयर अ टेबल कंटेनिंग 4 कॉलम, तो एक टेबल बनाना जिसमें कितने कॉलम होना चाहिए, 4 कॉलम, पहली स्टेप। फिर क्या करना, पहले कॉलम में क्या लिखेंगे हम, 4 कॉलम तो बना लिया, तो पहली स्टेप होगी। फिर एक एक कॉलम हमें फिल करना, तो पहले कॉलम में हम क्या फिल करेंगे, राइट गिवन क्लास इंटरवल एंड इन कॉलम 2 राइट द करस्पॉन्डिंग क्लास मार्क। ठीक है, तो नंबर 1 कॉलम में हमें क्या करना है, क्लास इंटरवल, जो भी हमें इंटरवल दिया है, क्वेश्चन में दिया रहेगा क्लास इंटरवल, वो हमें क्या करना है, नंबर 1 कॉलम में देना। और सेकंड नंबर के कॉलम में हमें क्या फिल करना है, क्लास मार्क। अबे क्लास मार्क क्या होता है, तो हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको बताऊंगा। ठीक है, तो नंबर 1 वाले 4 कॉलम हमें बनाना है, पहली स्टेप समझ में आ गई, 4 कॉलम तैयार करो, टेबल तैयार करो जिसमें 4 कॉलम होंगे। फिर पहले कॉलम में क्या लिखना, जो आपको क्वेश्चन में क्लास इंटरवल दिया जैसा का वैसा लिख लेना। सेकंड कॉलम में क्या निकालेंगे हम, क्लास मार्क, क्या निकालेंगे, क्लास मार्क। और क्लास मार्क को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स आई से, क्लास मार्क को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एक्स आई। ठीक है, तो सेकंड कॉलम हो गया। फिर थर्ड कॉलम में क्या करना, इन कॉलम 3 राइट द फ्रीक्वेंसी एफ आई, फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एफ आई से। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हो गया। तो जो भी आपको फ्रीक्वेंसी है, ये भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो थर्ड कॉलम में फ्रीक्वेंसी हर एक क्लास इंटरवल के सामने जैसा वैसा लिख लेना, हो गया। फिर एंड इन कॉलम 4 और फोर्थ कॉलम में क्या करना है, राइट द प्रोडक्ट एफ आई एक्स आई। ठीक है, तो सेकंड कॉलम में हमने एक्स आई लिखा, सभी क्लास मार्क लिखा, और थर्ड कॉलम में क्या लिखा हमने, एफ आई। तो हर एक का एफ आई और एक्स आई का प्रोडक्ट करना, वो कहां लिखना है, फोर्थ कॉलम, मतलब थर्ड कॉलम की वैल्यू फोर्थ कॉलम, सॉरी सेकंड कॉलम की वैल्यू और फोर्थ कॉलम की वैल्यू दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके कहां लिखेंगे हम, फोर्थ वाले कॉलम। तो वो क्या होगी वैल्यू, एफ आई इंटू एक्स आई। एक्स आई सेकंड कॉलम में है, थर्ड कॉलम में एफ आई है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके एफ आई एक्स आई हो जाएगा, कहां रखेंगे हम, फोर्थ कॉलम। और नीचे में वो जो फोर्थ कॉलम है उसका क्या करेंगे हम, सम कर लेंगे एंड फाइंड सम। तो ये हो गया थर्ड स्टेप। और फोर्थ स्टेप में क्या होगा,
फार्मूला यूज करेंगे और मीन कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट। सो कैलकुलेट मीन x बार बाय यूजिंग द फार्मूला। तो ये फार्मूला, तो ये जो हम सम निकालेंगे ये क्या हो जाए, समेशन एफ आई एक्स आई का हम सम करेंगे और टोटल एफ आई। तो समेशन एफ आई एक्स आई बाय समेशन एफ आई फार्मूला यूज करके हमें क्या करना है, फाइनल आंसर फाइंड करना है। तो 4 स्टेप आपको ध्यान में रखना है। 4 कॉलम बनाना है, पहले में क्लास इंटरवल, दूसरे में क्लास मार्क, तीसरे में फ्रीक्वेंसी, चौथे में दोनों का प्रोडक्ट, क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट का सम करेंगे और ये फार्मूला लगाएंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे। आगे दिन में सॉरी, अब एग्जांपल देखेंगे, नोट कर लो आप स्टेप्स सारे। अब एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे फाइंड करना। तो देखो आपको जो भी डाटा दिया रहेगा इस तरह से दिया रहेगा। तो ये क्या है, क्लास इंटरवल, ये क्या है, क्लास इंटरवल, और नीचे में क्या है, ये जो वैल्यूज है क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल शोज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच वर्कर टू कंप्लीट अ वर्क। ठीक है, तो एक वर्कर को उनका वर्क कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है इसका डाटा यहां पर दिया हुआ। आगे दिन में वर्कर्स को उनका जो भी वर्क को कर रहे हैं वो वर्क पूरा करने के लिए कितना टाइम लगता है इसका डाटा यहां पर हमें दिया हुआ। फ्रॉम द टेबल फाइंड द मीन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब फॉर अ वर्कर। तो हमें मीन टाइम निकालना है, अलग अलग वर्कर्स के लिए अलग अलग टाइम है। तो ये देखो टाइम दिया है आवर्स में, 15 to 19 आवर्स, यानी ऐसे वर्कर जिनको 15 से लेके 19 आवर्स लगते काम पूरा करने के लिए। कितने हैं ऐसे वर्कर, 10 वर्कर्स। 10 वर्कर्स ऐसे जिनको 15 to 19 आवर्स लगते हैं, जो टाइम दिया आवर्स में दिया हुआ। 15 वर्कर्स ऐसे जो 20 to 24 आवर्स में वो काम करते हैं। ठीक है, 12 वर्कर्स ऐसे हैं जिनको काम करने के लिए 25 to 29 आवर्स लगते हैं। 8 वर्कर्स है जिनको 30 to 34 आवर्स लगते हैं, और 5 वर्कर्स है जिनको 35 से 39। तो समझ में आ गया टेबल किसके बारे में। तो किसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है वर्कर्स को वो दिया। अब ये 10 वर्कर जल्दी काम कर रहे हैं, मतलब ये अच्छे एक्टिव वर्क है मान लो जो भी है। तो इस तरह से हमारे पास डाटा है, हमें पूछा है कि इसका मीन निकालना, मीन टाइम वर्कर्स को कितना लगता है, एवरेज कि एक वर्कर को कितना टाइम लगेगा काम करने के लिए, इसको बोलते हैं मीन। तो सॉल्यूशन, अब पहली स्टेप क्या है हमारी, सॉल्यूशन में 4 कॉलम तैयार करना है, टेबल बनाना है जिसमें 4 कॉलम हो। तो हम पहले टेबल बना लेंगे। ये हो गया पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम और ये चौथा। बस 4 कॉलम आपको पहले तैयार कर लेना। पहले कॉलम में हम क्या लिखेंगे, क्लास इंटरवल। ठीक है, तो यहां लिखेंगे क्लास इंटरवल। ठीक है, और किसमें दिया है, वो टाइम में दिया है तो वो ऐड कर लेंगे। क्लास इंटरवल टाइम का है और टाइम का है आवर्स। तो यहां लिख लेंगे टाइम इन आवर्स। हो गया। तो क्लास इंटरवल क्या क्या जैसा का वैसा आपको नोट कर रहे हैं। 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34 and 35 to 39. हो गया। सेकंड में क्या है, क्लास मार्क हमें फाइंड करना। यहां लिखेंगे हम क्लास मार्क। क्लास मार्क को किससे डिनोट करते हैं हम, एक्सआई से। यहां लिखेंगे एक्सआई। अब क्लास मार्क कैसे फाइंड कर, क्लास मार्क यानी क्या होता है, तो ये दो जो वैल्यूज है इनका क्या निकालेंगे हम, मीन निकालेंगे। उनका मीन यानी क्लास मार्क। और मीन कैसे निकालते हैं, सिंपल मीन। कितनी वैल्यूज है हमारे पास, 2, तो दोनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 करो, उसको बोलते हैं क्लास मार्क। समझ में आ गया क्लास मार्क क्या होगा, ये दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2। और 15 + 19 कितना होगा, 34। 34 डिवाइडेड बाय 2 17। तो इसका क्लास मार्क क्या हो गया, 7। आगे देखिए, तो क्लास मार्क आपको ध्यान में रखना है। क्लास इंटरवल का क्लास मार्क यानी दोनों का एडिशन कर, मतलब इनका मीन निकालना। तो मीन यानी 2 वैल्यू है तो उनका एडिशन करो, डिवाइडेड बाय 2 करो। तो हमेशा जब भी क्लास मार्क निकालना है तो इसी करना है। फिर ये 20 + 24 44, 44 डिवाइडेड बाय 2 22, 25 + 29 हाँ 20
25 प्लस 54 54 54 डिवाइडेड बाय 2 27 कितना होगा 27 फिर 30 प्लस 34 64 64 डिवाइडेड बाय 2 32 देन 35 प्लस 39 74 हाँ 74 डिवाइडेड बाय 2 37 37 तो ये हो गया क्लास है इजी। अब थर्ड इसमें क्या करना है, क्या स्टेप लिख के दिया थर्ड इसमें फ्रीक्वेंसी लिखना है। फ्रीक्वेंसी यानी ये जो नीचे दिया होगा हर एक क्लास इंटरवल इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है इतनी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, यहां लिखेंगे फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ वर्कर्स। फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ वर्कर्स हो गया, इसलिए नंबर ऑफ वर्कर्स और इसको FI से डिनोट करते हैं, इसको XI से करते हैं, इसको FI से। कितना इस क्लास इंटरवल के लिए 10 यहां लिखेंगे इसके सामने 10। ये इंटरवल के लिए कितना है 15 यहां लिखेंगे 15। इसके लिए 12 तो इसके सामने लिखेंगे 12। फिर 8 तो यहां लिखेंगे 8 और फिर 5। अब इनका टोटल भी करना है, टोटल तो इनका एडिशन कर लेंगे। अब इधर फोर्थ कॉलम में क्या करना है, ये दोनों का प्रोडक्ट, मतलब यहां क्या होगा FI XI, FI और XI का प्रोडक्ट हर एक का मल्टीप्लीकेशन, मतलब ये पहले इनका मल्टीप्लीकेशन आगे के लिखते जाओ। सो 17 इंटू 10 170 ठीक है। 22 इंटू 15 330 सो 3 30 27 into 12 324 3 24 32 into 8 256 and 37 into 5 185 हो गया। अब ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। अब क्या करना है, इसका समेशन, मतलब ये सबको ऐड करके यहां लिखना और इसको क्या बोलते हैं हम समेशन FI XI ठीक है। इसका समेशन ये वैल्यू क्या होगी, हर एक वैल्यू को क्या बोलते हैं FI XI। FI XI का मतलब क्या होता है, ये XI और FI का मल्टीप्लिकेशन ठीक है। अब सम, ये सिंबल का मतलब क्या होता है सम, किसका सम, तो सारे FI XI का सम, तो इन सबका सम करो तो कितना होगा सम 1265 तो 1265 और इसका भी सम करो, इसके सम को क्या लिखेंगे, किसका सम है ये FI का, यहाँ क्या वैल्यू FI तो FI का सम, तो सारे FI का सम करो, ये सारी FI है तो 10 प्लस 50 कितना हो गया ये 50। आगे ध्यान में तो हो गया हमारे पास समेशन FI भी है और समेशन FI XI भी, दोनों वैल्यूज है। तो डायरेक्ट फार्मूला देयरफॉर मीन इज इक्वल टू x बार इज इक्वल टू क्या होगा, सम पहले फार्मूला लिख लो समेशन FI XI डिवाइडेड बाय समेशन FI ठीक है। ये बोलो यार समेशन FI इज इक्वल टू क्या है वैल्यू 1265 समेशन FI XI फार्मूला लिख लिया हमने, तो ये वाली वैल्यू होती है समेशन FI XI, इसका सम पूरा ठीक है। नीचे ये वाले कॉलम का सम ये हो गया 50 इज इक्वल टू 25 कितना 25.3 इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो 25.3 तो ये हो गया मीन। तो फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द मीन टाइम रिक्वायर्ड, so therefore mean time required to complete the job for a worker is therefore mean time required to complete the job for a worker is 20.3 hours अप्रोक्सीमेट ठीक है। तो एवरेज क्या आया कि जो वर्कर्स है
कुछ वर्कर्स 15 से 20 घंटे में काम कर लेते हैं, कुछ वर्कर्स को वही काम करने के लिए 35 से 40 घंटे लगते हैं, तो एवरेज निकाला जाए तो 25.3 आवर्स लगते हैं। आगे दें इस तरह से। तो समझ में आ गया स्टेप्स। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लास इंटरवल जो भी हमको दिया है लिख लेना है, फिर उसका क्लास मार्क निकालना है। तो क्लास मार्क में क्या होता है, ये दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करना है, यानी इसका मीन निकालना, हर एक इंटरवल का मीन यहाँ लिखते जाओ। फिर फ्रीक्वेंसी आपको दी होती है, हर एक क्लास इंटरवल के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख लो, ये जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी होती है। और फिर फोर्थ कॉलम में हमें क्या करना है, इस सेकंड और थर्ड कॉलम का मल्टीप्लीकेशन, उसको बोलते हैं एफआई एक्सआई, इसको एफआई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एक्सआई से। तो हर एक का मल्टीप्लीकेशन लिखते जाओ सामने। और फिर आखिर में क्या करना है, इनकी सबकी टोटल यहाँ, उसको बोलते हैं समेशन एफआई एक्सआई, और इसकी टोटल करेंगे, उसको बोलेंगे समेशन एफआई। और फिर फार्मूला लिखेंगे समेशन एफआई एक्सआई बाय एफआई, और ये जो वैल्यू है ये यहाँ लिख देंगे, और नीचे की मतलब ये वैल्यू यहाँ लिख देंगे, और इसका कैलकुलेशन करेंगे, हो गया आंसर। तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। आगे देन में, तो चलो यहाँ तक नोट कर लो इसको, बाकी हम कल देखेंगे।